हेलो नोमैड्स। आज मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, अपना एक्सपीरियंस ऑफ स्विचिंग फ्रॉम अ रॉयल एनफील्ड टू अ केटीएम। किसी भी बाइकर के लिए ऐसा डिसीजन किसी धर्म संकट से कम नहीं है। मेरे लिए भी नहीं था। एंड इट्स अ टॉपिक दैट कैन स्पार्क डिबेट्स, सो बकल अप, इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। तो कहानी शुरू होती 2017 से, जब मैं दिल्ली से पुणे एक जॉब के लिए आया था। एंड आई वॉज लुकिंग फॉर अ मोटरसाइकिल ऑन विच आई कुड डू डेली कम्यूट, और जिससे मैं छोटी मोटी ट्रिप्स भी कर सकूं। क्योंकि मैंने पहले अपने दोस्त के साथ उसके एवेंजर पे लद्दाख और स्पीति कर रखा था, तो आई हैड इन माइंड कि मैं एक सेकेंड हैंड एवेंजर ले लेता हूँ। बट देन आई हैड अ फ्रेंड एंड अ रूममेट इन पुणे हु सजेस्टेड दैट यू शुड चेक आउट रॉयल एनफील्ड एज वेल। तो जिस दुकान में मैं एवेंजर देख रहा था, वहाँ पे एक रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड भी खड़ी थी। So I just thought, why not, let's take a test ride. Until that point, I did not like Royal Enfields for some odd reason. क्योंकि इसके पहले जो मैंने Enfields चलाई थी, they were pretty old, जिसमें कि ब्रेक्स और गियर ऑपोजिट साइड पे होते थे, तो I was pretty uncomfortable. But जब मैंने वो थंडरबर्ड देखी, raw power wrapped in enchanting beauty, I was taken aback because it looked really beautiful. और जैसे ही मैं उस पर बैठा और मैंने इग्निशन स्टार्ट किया, it only took me 2 seconds to say कि I'm buying this motorcycle. I just loved the thump on that machine. और उसके बाद मैंने वही किया जो रॉयल एनफील्ड लेने के बाद हर इंसान करता है। I went to लद्दाख, I went to स्पीति, I went to गोवा, और पुणे के सारे घाट्स छान दिए। I took this bike everywhere. जहाँ जहाँ वो बाइक जा सकती थी, मैं हर जगह उस बाइक को लेके गया। I did highway cruising, went for the twisties and even did the off-road trails. यहाँ तक कि मैं उस बाइक को लेके पूना ऑफ-रोड एक्सपीडिशन पे चला गया, जहाँ पे कि मड और स्लश के सिवा कुछ भी नहीं था। And boy, that was a terrible experience. But still, I cherish those memories which I spent with the Royal Enfield. वो modern retro design, raw power, grunty low and torque एक अलग ही वाइब देता है। And I just cannot tell you how I felt when I was riding that machine. I'm still getting goosebumps. But having said that, just like every other machine, this machine also had some problems. Most of the time, it would start leaking oil. कभी क्लच वायर टूट जाते थे, कभी ब्रेक वायर। Although I kept the motorcycle in a very good conditions, but उसमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती थी। And the major problem was उसके रियर ब्रेक्स का फेल हो जाना। क्योंकि रॉयल एनफील्ड्स में ब्रेक पेडल को ऐसे पोजीशन किया जाता है कि वो आपके बूट से कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा प्रेस होता रहता है, जिसकी वजह से वो पूरी असेंबली बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है एंड इट फेल्स टू परफॉर्म। और कई बार ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे आई वाज क्रूजिंग ओवर 80 to 100 एंड आई नीडेड टू ब्रेक, और ब्रेक्स लगे ही नहीं। By God's grace, I somehow survived and did not land into any crash. But still, मेरे मन में थोड़ा डर तो बैठ गया था। और एक बार चलते चलते मेरी बाइक का चेन टूट गया, जिसकी वजह से जो इंजन की केसिंग होती है वो भी थोड़ी सी चिप हो गई। जिन लोगों के पास नई मोटरसाइकिल्स थी, उनमें भी कुछ ना कुछ इश्यूज हमेशा आते रहते थे। I spent quite some time with the Thunderbird for almost like 3 years, did thousands of kilometers, and then came a point जहाँ पे मुझे लगा कि अब इस मोटरसाइकिल को बेच देना चाहिए। If you are a biker, then you would understand कि अपनी पहली मोटरसाइकिल को बेचना it's not a easy decision, और कई लोग किसी भी कंडीशन में नहीं बेचते हैं। But I did not have any other option. कि सर्विस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे, and every month or two when I would go for a service, it would cost me around 6,000 to 7,000 rupees. It was leaking oil and it was draining my pocket as well. Then I sold it off and I thought कि एक नई मोटरसाइकिल देखनी चाहिए। At that time इंडिया में एडवेंचर मोटरसाइकिल्स का काफ़ी क्रेज था। हिमालयन was at its peak, but then again उस टाइम पे ऐसे न्यूज़ आ रही थी कि हिमालयन की चैसी टूट रही है, काफ़ी इश्यूज हैं। बट स्टिल आई लव द हिमालयन। बट मैंने खरीदने से पहले रेंट पे हिमालयन लेके कुछ एक टूर्स किए स्पीति में और नॉर्थ ईस्ट में, एंड आई फिगर्ड आउट कि इट्स अ प्रीटी गुड मोटरसाइकिल। कंफर्ट वाइज इट्स ऑसम, द सस्पेंशंस आर फैंटास्टिक, बट अगेन इट हैड द सेम इश्यूज। इसके ब्रेक्स के साथ भी वही सेम इशू था, एंड आई मेट अ पर्सन इन लद्दाख जिसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था बिकॉज हिज रियर ब्रेक्स फेल्ड एंड ही क्रैश्ड इनटू अ इनोवा। बट देन अगेन हिमालयन के अंदर कुछ अपडेट्स आ रहे थे, बट आई वांटेड मोर पावर फ्रॉम इट, एंड एट दैट टाइम यजदी ने अपनी एडवेंचर और स्क्रैम्बलर को लॉन्च किया था। So I went to the showroom to check out those machines as well, and actually those are very good machines, but somehow I just could not connect with them. उसके बाद बात वही वापस आके हिमालयन पे अटक गई। I remember that I went to the showroom और काफ़ी half-heartedly I just did the booking and I came back and the showroom told me कि आपको 2 महीने वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको बाइक मिल पाएगी। आई सेड इट्स फाइन। आई केम होम, और एक दिन ऐसे ही मैं अपने उसी दोस्त के साथ बात कर रहा था जिसके साथ मैं उसके एवेंजर पे लद्दाख वगैरह गया था, एंड ही टोल्ड मी कि व्हाई डोंट यू गो एंड टेक अ लुक एट द केटीएम एडवेंचर। एंड आई वाज लाइक कि नहीं भाई, केटीएम तो नहीं लेने वाला मैं,
बिकॉज KTM की ब्रांड इमेज बहुत ज़्यादा बुरी थी एंड इवन मैं भी उन लोगों को छपरी बोलता था जो KTM चलाते थे. बट देन ही सेंड सम इमेजेस कि भाई देखो ये बाइक काफ़ी अच्छी है एंड यू वोंट सी एनी छपरी राइडिंग दीज मोटरसाइकिल्स. देन आई थॉट कि चलो ठीक है, एक बार जाके देख के आने में कोई बुराई नहीं है. आई वेंट टू द शोरूम और शोरूम के अंदर जाने की मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि शोरूम में वैसे ही लोग बाइक्स खरीदने आए जिनको देख के मैं KTM को छपरी बोला करता था. बट देन आई सॉ द एडवेंचर, इट लुक मैसिव, इट लुक ब्यूटीफुल. And I asked the showroom for a test drive. They gave me the motorcycle. So I spent some 10 to 15 minutes riding this motorcycle. I rode it on the highway. I took it a bit on the off-road. And boy, oh boy, it blew my head. What power, what brakes, and the weight management was on point. I instantly fell in love with the machine. I tried to convince my family, my wife, but then everybody said, "Ki nahi, just go for the Royal Enfield, don't buy KTM." And still, I bought the KTM. KTM 390 Adventure was way above my budget, but I somehow exceeded it. मुझे अपनी बाइक से कुछ चीज़ें चाहिए थी. That it should have adequate power so that I do not get bored on the highways. It should be light, agile and nimble so that वो off-road में ज़्यादा अच्छा perform कर सके. It should have good ground clearance. It should have some tech. And most of all, उसके brakes अच्छे होने चाहिए. If you want to go fast, your machine should have some good brakes. And मैं पिछले 3 साल से KTM चला रहा हूँ. I have never ever had any issues with the brakes so far. The power is tremendous. The acceleration is insane. The throttle response is mind-blowing. The brakes are amazing. Overall, I found it to be a very good motorcycle. But having said that, इस motorcycles के अंदर भी कुछ एक issues हैं जो over the time मैंने figure out किए. For example, it's a 373cc engine जिसमें से almost 42 bhp power extract की जाती है. And because of this, this engine runs very hot. So if you're stuck in traffic, it's going to make a barbecue out of your legs. इसमें सामने जो dual fan setup लगाया गया है heat को disperse करने के लिए, वो सारे heat को आपके पैर के ऊपर ही disperse कर देता है. And it does not feel good. But then again, if you're wearing a good boot and a good riding pant, you won't feel it that much. Second thing I did not like was the low end torque. Low end torque on the KTM really sucks. But then again, KTM is meant to go fast. So what did I gain from selling a Royal Enfield and getting a KTM? Well, I got more tech. I got more speed, I got more power and a pair of brakes that work every time. It's lightweight, it's nimble and with KTM I feel more confident when I'm going off-road. और Royal Enfield से KTM पे switch करने पर मैंने कौन सी चीज़ें खोई? First of all, the sound. जब मैंने रॉयल एनफील्ड खरीदी थी तो उसमें ऑलरेडी एक कस्टम एग्जॉस्ट था और मुझे उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी. आई वुड जस्ट स्टार्ट द बाइक टू लिसन टू दैट सिम्फनी. बट KTM की आवाज़ बिल्कुल ऑटो जैसी है एंड आई डू नॉट लाइक इट्स एग्जॉस्ट नोट एट ऑल. देन सेकंड, आई मिस द थंब. अक्सर लोग मुझे कहा करते थे कि रॉयल एनफील्ड सिर्फ एक बाइक नहीं है, एक इमोशन है. एंड आई बिलीव दैट द क्लासिक रॉयल एनफील्ड थंब हैड अ लॉट टू डू विद इट. आई एक्चुअली फेल्ट दैट इन माई वेन्स व्हेन आई हैड दैट थंडरबर्ड. बट बिकॉज द थंब इज मिसिंग इन द KTM, आई फेल्ट दैट देयर इज एन इमोशनल डिस्कनेक्ट विद दिस मशीन. And another point that I miss on the KTM is the comfort. Thunderbird या हिमालयन के comfort को मैच कर पाना बहुत मुश्किल है और Thunderbird को चलाना it's literally like riding a sofa on wheels. So the question is कि क्या मैं कभी दोबारा KTM से Royal Enfield पे switch करूँगा? So my answer would be probably yes. I have seen through the years Royal Enfield ने काफ़ी अपग्रेड किया अपने मोटरसाइकिल्स को और उनकी 650cc कैटेगरी की मोटरसाइकिल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है. बट मेरा जो मेजर कंसर्न रहा है वो हमेशा से रॉयल एनफील्ड्स का एक्सेसिव वेट रहा है जिसकी वजह से उसका पावर टू वेट रेशियो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. एंड इन मोस्ट ऑफ द रॉयल एनफील्ड्स बाइक यू विल फील कि उसका जो वेट है वो बाइक के आगे की तरफ फील होता है ना कि सेंटर की तरफ, विच इज़ मैनेज्ड वेरी वेल इन द KTM. So maybe in future I'll plan to buy a Royal Enfield, but right now I'm very happy with my KTM. The acceleration is insane. Going from a laid back thump to an aggressive rev was like waking up the racer in me. When I'm riding the KTM, I feel like I'm more in control of the bike because the handling on the KTM is amazing. Even at higher speeds, it will make you feel confident. So see, at the end, it's not कि कौन सी अच्छी मोटरसाइकिल है, कौन सी बुरी है. You should buy the one जो कि आपकी राइडिंग स्टाइल को ज़्यादा सूट करता है. So for me, मुझे KTM का एग्रेशन बहुत ज़्यादा पसंद है and I connect to the KTM more. तो अगर आपने कभी अपने लाइफ में ऐसा मेजर डिसीजन लिया है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल. टिल देन, राइड सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.